मैंने अपने बारे में सबसे पहले बताया था साइकोलॉजिकली कि मेरी डैडी की डेथ हो गई और उसके बाद में मेरा सबसे पहला साक्षात्कार डेथ से हुआ। फिर नेचुरली था एक बच्चे के लिए डेथ डैडी की हो तो डेथ के बाद क्या होता है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, कहाँ जाते होंगे फिर डैडी, डैडी क्यों नहीं आते, ये एक बच्चा नॉर्मली पूछेगा ही ना। तो और अगर डैडी की डेथ नहीं हुई तो डैडी कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब बायोलॉजिकली आप समझ लो कि जिसका पूरा छत छाया हो, अब वो उसको बायोलॉजिकली जिस इंसान से वो अटैच रहा हो, क्योंकि मैं डैडी को पूजा करते देख रही हूँ, मैं डैडी को मेडिटेशन करते देख रही हूँ, एक दीपक की जोत देख रही हूँ उनको। अब मैं उनको कभी नहीं देख सकती थी, मुझे उनकी याद आ रही है लेकिन मैं नहीं कह सकती थी कि तो। और माँ जी बिल्कुल साइलेंट हो गई हैं, तो मतलब माँ जी बिल्कुल कुछ टाइम तक बात नहीं करती थी, उनके चेहरे पे मैं खुशी वुशी नहीं रहती थी, हंसी नहीं रहती थी, तो पूरी दुनिया से उजड़ गई। तो बायोलॉजिकली पूरा जो फिजियोलॉजी होती है बॉडी की वो माँ जी की चेंज हो गई। और क्योंकि एक बच्चा माँ और पिता उसकी दुनिया होते हैं, बुआ चाचा लोग भी हमारे घर में तो थे, लेकिन पिता का, क्योंकि निधि और मेरे भाई और बहन तो छोटे थे, मैं ही बड़ी थी, तो बायोलॉजिकली मैंने बता दिया कि मेरा स्टेटस तब से लेके अभी तक में ऐसे ही था। 2005 से लेके 2025 तक अथ योग का अनुशासन, अब योग का अनुशासन। अब कब जब आप बिल्कुल निराश हो चुके हो, बिल्कुल निराश नहीं हो चुके, बिल्कुल आशा रहित हो चुके हो, आप निराश नहीं हो, आपको आशा ही नहीं है, तो अब मैं ऐसी हो गई थी, नियास, आस नहीं है किसी से। तो अब मुझे खुद को जानना था, अब मुझे जानना था कि डेथ क्या होती है 2025 में। तो 2005 से डैडी 2005 में गए, 20 साल मुझे, बाहर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बाहर से मैं बहुत एक्टिव, बहुत सब कुछ, फाइनेंशियली भी आई एम डूइंग वेल, बट इंटरनली मैं बहुत टूट चुकी थी और सारी उम्मीदें मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फिर ओशो को सुनना स्टार्ट किया, साइकोलॉजिकली, नेचुरली, बायोलॉजिकली। और अब मतलब मैंने अपने बारे में जैसा बताया, तो फिर मैंने बताया कि मैं साइंटिफिकली सोचती थी, काफ़ी हद तक साइंटिफिकली हूँ भी। सोशली में मैंने बता दिया कि मेरी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, हिस्टोरिकली मैं कहाँ से हूँ, पॉलिटिकली मैं कहाँ से हूँ, इकोनॉमिकली मेरी कंडीशन क्या थी, और मतलब कि कहाँ मैं रिलाई करती थी। देन अगर मतलब कि देखा जाए टेक्निकली, सो आई एम अ लीगली लॉजिकल पर्सन, और प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, मैंने टीचर का ही काम किया, क्रिएटर का काम किया, और देन स्पिरिचुअल लाइफ में मैं आई। तो मैं अपने बारे में ये सब बता चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने अपने गोल्स रख सकती हूँ कि मेरे गोल्स क्या हैं। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर करते हैं, पुरुषार्थ से मैं लेके चलूँगी और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। बट बिफोर दिस आई नीड टू एक्सप्लेन अदर थिंग्स। मूवीज़ का मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा है, उनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, बट बिकॉज बात है एक विवाह ऐसा भी, वो कहानी मेरे से मतलब मुझे डिपेक्ट करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करेगी मेरी पूरी स्टोरी। एक विवाह ऐसा भी में जब वो लड़की शादी करने वाली होती है तो उसके पति मतलब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन बिकॉज मेरे डैडी की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तब तो मैं मूवी कुछ जानती नहीं थी। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ कि मैं माँ जी पे कभी बोझ नहीं बनूँगी, फिर अपने भाई बहन का है ध्यान रखूँगी, माँ जी का ध्यान रखूँगी, अपने ही आप से कहाँ किसी को कभी कुछ नहीं, बट एक अंदर एक फीलिंग थी कि मुझे अब वो करना है। तो वहाँ से लेके अब तक जैसे अब मेरी बहन की शादी होने वाली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, फॉर हिज एंड हर, उनके पति को और उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। भाई की भी शादी हुई तो एक इम्पैक्ट पड़ा। संध्या राठी नाम का एक सीरियल आता था, दिया और बाती, उसमें जो संध्या राठी वो थी ना आईपीएस, तो मैं आईपीएस पहले बनना चाहती थी, बट मारपीट मुझे पसंद भी नहीं, और आईपीएस से बड़ा नहीं बट ज़्यादा पावर्स आईएएस के पास होती हैं, तो आईएएस मुझे बनना था। ये कहानी हुई 2017 में स्टार्ट, 2016 में 17 की जनवरी की बात है, जब कोई राठौड़ करके एसडीएम हमारे वहाँ आए थे, और वो उन्होंने
लैब वैब खुलवा दिया था तो सब कुछ वो हो गया था। एक दास करके कोई मैम थी जो कि उस टाइम डीएम थी, तो फिर मुझे डीएम बनना था। और तभी एमपीपीएससी करने के लिए एक दीदी थी मेरी सीनियर, मोनम दीदी, वो गई। हाँ खुलो है। सो डीएम थी वो, और मोनम दीदी इंदौर गई थी एमपीपीएससी की तैयारी करने, तो मैंने भी सोचा मुझे इंदौर जाना। एंड गैस व्हाट, क्या हुआ, मैं जो भी सोचती थी मेरे साथ वही होता था। मैंने 10th-12th टॉप करने की सोची, मैंने पहले ही बताया, मैंने किया। फिर यहाँ पे मुझे वहाँ जाना था, एक पर्सन आए पोस्ट ऑफिस के, मतलब कि इंस्पेक्टर, नॉट इंस्पेक्टर बट इंस्पेक्शन करने वाले, निरीक्षण करता। तो वो मेरे अंकल के अच्छे दोस्त हैं, तो अंकल जी इधर ही रहते थे। तो मैं पानी लेके गई, उन्होंने पूछा कि क्या कर रही हो, कौन सी क्लास में। मैंने बताया कि 12th हो गया है। मैंने बताया यूपीएससी करने वाले। उन्होंने कहा मेरा बेटा और बेटी रहती है वैशाली। तो फिर मैं वहाँ पे गई, उन भैया ने और वैशाली ने मुझे हेल्प किया शिफ्ट होने में। तो मैं इंदौर से, मेरा ऐसे ऐसे हो गया। तो जैसे कोई भी सीरियल या चीज़ें मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे मैं बहुत पढ़ती ही रहती थी, मैंने बहुत विवेकानंद को भी पढ़ा है, कलाम जी को। हाँ, तो इसके साथ में मुझ पे साहित्य का जो भी मैंने 6 to 12th में कहानियाँ किताबें पढ़ी, उनका बहुत इफ़ेक्ट रहा मेरे ऊपर। मतलब कि जो फिल्म जगत है, जो भी मैं देखती हूँ, उसका बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। मैं किताबें पढ़ती थी, मेरे डैडी भी थे और मेरे एक बड़े, मतलब कि बड़े दादाजी के बड़े बेटे, यानी कि मेरे काका जी, तो वो भी क्या थे, अखंड निर्माण करके एक मैगजीन आती है, अखंड ज्योति, ये सब गायत्री परिवार की। तो वो प्रज्ञा पुराण हो गया, गीता हो गई, रामायण हो गई, इन सब का मेरे ऊपर बहुत, क्योंकि मैंने रामायण देखी बचपन में जो मैं देखती थी वो थी सोनपरी, बहुत छोटी में। कृष्णा अर्जुन, स्टार उत्सव करके कोई एक वो था, उसमें कृष्णा अर्जुन, और मतलब हातिम का एक सीरियल था, शरारत, एंड बहुत सारे ऐसे, तो जो भी वहाँ पे आता था। सोनपरी की जो लड़की थी ना, क्या नाम था, ऐसे कोई नाम था, जो वो पीते हैं, वो होता है, उसका नाम वही था, फ्रूटी। हाँ, तो जस्ट लाइक फ्रूटी, मैं सोचती थी कोई ऐसे ही परी मेरे पास आए और मेरी हेल्प करे। एंड कुछ लोग जैसे उसमें उसकी वो एक पापा के पीछे पड़ी रहती थी ना, तो वैसे कुछ औरतों को मैं वैसे ही मान लेती थी। मतलब आज मैं देखती हूँ, डॉट कनेक्ट करती हूँ, तो मैं कह रही हूँ कृष्णा अर्जुन में मुझे वो कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूँ, वो मेरे अंदर आज भी कहीं ना कहीं है। हातिम का कि एक लक्ष्य होता है, फिर उसके पीछे पीछे जाता है एंड फिर वापस से आता है, नेकी कर दरिया में डाल, ये मेरी लाइफ का बिल्कुल हातिम से सीखा है। शरारत की चुटकी बजा के मैं किसी की लाइफ में कुछ भी परफेक्ट कर सकूँ। तो इन सभी का मेरे ऊपर बहुत, सो बचपन में कहना क्या चाहते हैं इन सब से, एक बच्चे को जब वो 0 to 7 है, 7 to 14-15 है, टेक केयर वेरी मच कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा, वो बोलेगा, वो एक तरीके की स्मेल नहीं लेगा, उसके साथ ब्रीथ लेगा। हर एक तरीके की ब्रीथ की एक मतलब कि फिजियोलॉजी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है और एंड मतलब कि वो वही फील करेगा पूरी बॉडी से, उसकी पूरी फिजियोलॉजी वैसी हो जाए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर कि तुम क्या देख रहे हो। डजंट मीन कि लास्ट में तुमने उससे क्या सीखा, ये सार बहुत कम समझ में आता है। इस वजह से कहा जाता है कि गलत मत सुनो, गलत मत देखो, गलत मत बोलो, बिकॉज गलत तुम सुनोगे, गलत तुम देखोगे, तो तुम गलत बोलोगे ही बोलो।
तो एक अगर आप बच्चे के पेरेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन में बच्चा बहुत एक्टिवली सुन रहा होता है, बहुत, मतलब जब वो सुन रहा है तो सिर्फ सुन रहा है, तो आपने ऐसा भी किया ना तो उसको ये भर जाएगा उसके जो है। सो टेक केयर, मतलब वो बॉडी के इतना अंदर तक घुस जाता है कि 80% और 90% बी आर प्रोग्राम्ड, यू एंड मी, अगर आप 14-15 साल से ऊपर के हैं। बस 10% कॉन्शियसनेस से हम कुछ कर सकते हैं, बाकी सब कॉन्शियस लेवल पे हमारा, जब हम गर्भ में थे तब से लेके और 5 ईयर्स तक हो गया है। 70% तक का जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो 7 साल तक की एज में हो जाती है। तो आपके और मेरे, हाँ बेसिकली आप जो भी देखेंगे, आपको बच्चा जो भी देखे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ दिखाओ, मत दिखाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दिखाओ, लेकिन खुद बैठ के देखो कि वो क्या। आप ये मत कहो कि तुम एक कर लो बच्चे से, वो आप खुद करने लग जाओ, वो अपने आप करने लगेगा। तो बस यही बात है कि आप कुछ किसी को सिखा नहीं सकते हो, आप खुद वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो अब मैं तैयार हूँ, आप मेरे गोल्स समझ सकते हैं, आप मुझे समझ सकते हैं, तो वो सब मैं बताने की एक तरीके से कोशिश करूँगी। देखिए, तो माय गोल्स, मेरे गोल्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 2S लेके नहीं चल रही हूँ, यहाँ पे मैं चल रही हूँ इंस्टेंट और अभी का टाइम लेके, ठीक है। तो स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब स्मार्ट गोल कब का होना चाहिए? तो ये है अभी की कंडीशन, 2026 मार्च, ठीक है। अब इससे पहले की और इसके बाद की टाइमलाइन को मुझे देखना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है मेरी लाइफ का? मेरी लाइफ का पर्पज़ है शांति, परम आनंद, सतचित आनंद। एक तरीके से बोलूँ तो सही रहेगा। तो मेरी लाइफ का तो ये सतचित आनंदित रहना, सतचित आनंद, सच्चिदानंद, ठीक है। ये मेरी लाइफ का पर्पज है। अब ये तो समाधि हो गई, हाउ? सो 5E फॉर 5E टूल्स एंड टेक्निक्स हो गई। अचीव क्या करूँगी? देखने में दुनिया के सामने मैं अचीव करूँगी सक्सेस, मतलब जो होती है रिचनेस वगैरह वगैरह, बट इंटरनली आई नो माई सेल्फ अवेयर होंगे। ये मेरी लाइफ का है, लाइफ का गोल है। फिर आ जाते हैं अगले 10 साल में मैं कहाँ देखती हूँ खुद को। तो अब मैं हेल्थ में कहाँ देखती हूँ, वेल्थ में, रिलेशनशिप, करियर, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं धर्म में कहाँ खुद को देखती हूँ, अर्थ में मैं कहाँ पे देखती हूँ, काम में कहाँ पे देखती हूँ, और मोक्ष में कहाँ पे देखती हूँ अगले 10 साल में मैं। तो धर्म में मेरा ये है कि अगले 10 साल में मुझे वेद, उपनिषद, अरण्य मेजरेबल होना चाहिए ना, ऐसा। अगले 5 साल में मैं कहाँ पे देखती हूँ, अगले 1 साल में मैं खुद को कहाँ पे देखती हूँ, और फिर अभी मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी तक का मैंने आपको बता दिया है, जो जो जैसा जैसा था, कि आज से 5 साल पहले मैं कैसी थी, मतलब आज से 1 साल पहले मैं कैसी थी, आज से 5 साल पहले मैं कहाँ थी, आज से 10 साल पहले मैं कहाँ थी, और इससे पहले मतलब बर्थ तक का मैंने बता दिया। तो ये एक तरीके की टाइमलाइन रहेगी, और हर जगह यही मुझे फॉलो करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 कैटेगरी में ही अपना पूरा अपने आप को